राजस्थान का एक विशाल किला जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें सूर्य की किरणों से चमकता हुआ चित्तौड़गढ़, और उस किले के भीतर एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी। कहा जाता था कि इसकी सुंदरता देवियों से कई बढ़कर थी, और इस रानी का नाम था पद्मावती। लेकिन एक बादशाह जिसकी नजरें सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बल्कि इस रानी की सुंदरता पर थी, और एक राजा जो अपने स्वाभिमान और रियासत के लिए आखिरी सांस तक लड़ गया। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या वाकई में रानी पद्मावती को पाने के लिए ये युद्ध हुआ था, या ये कहानी सिर्फ एक कवि की कल्पना थी जिसे हमने इतिहास मान लिया। 2018 में आई फिल्म पद्मावती की कहानी भी कुछ ऐसी ही बयां करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्या सच में इस युद्ध की वजह रानी पद्मावती थी, या इसके पीछे छिपा था एक राजनीतिक खेल या सत्ता की भूख। इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक खूनी हमला, एक भयंकर युद्ध और एक ऐसा बलिदान जिसने पूरे राजपूतों को झकझोर कर दिया। इतिहास के पन्नों में आज भी ये बहस जिंदा है कि क्या पद्मावती एक वास्तविक रानी थी या एक प्रतीक। क्या जौहर की ज्वाला वाकई में जल उठी थी जिसे सदियों से हम गौरव समझते आए, लेकिन शायद वो सिर्फ एक कहानी थी, या फिर हम सिर्फ एक कविता को सत्य मान बैठे। आज हम जानेंगे उस कहानी को जो फिल्मों में रोमांस बन गई, कविताओं में गाथा बन गई, पर इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान थे जलालुद्दीन खिलजी, एक अधेड़ उम्र के लेकिन लोकप्रिय शासक। सबको उनके प्रति लगाव था। उन्होंने खिलजी वंशज की नींव रखी थी और सब लोग चाहते थे कि शासन उन्हीं के हाथों में हो। पर उस दिन दिल्ली सल्तनत का दरबार शांत था। भीतर ही भीतर सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। सत्ता के इस शांत चेहरे के पीछे एक तेज निगाहें घूम रही थी जिसकी नजर दिल्ली के सिंहासन पर थी, और वो शांत चेहरा था उनके ही भतीजे और सल्तनत के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन ने खुद को जलालुद्दीन खिलजी के सामने एक निष्ठावान योद्धा के रूप में पेश किया था। उसने भिलसा, देवगिरी और गुजरात के युद्ध में जीत हासिल की थी और अपनी राजनीति और क्रूरता से सुल्तान का विश्वास जीत लिया था। लेकिन उसका लालच दिल्ली की दीवार से कहीं आगे तक फैल चुका था। वो चाहता था पूरा हिंदुस्तान उसके आगे झुक जाए। गुजरात से लौटते समय अलाउद्दीन न सिर्फ युद्ध की जीत लेकर आया था बल्कि साथ लाया था भारी मात्रा में पैसा, और अपने साथ लाई थी एक राजपूत महिला जिसका नाम इतिहास में कमला देवी के रूप में सामने आया। लूटे हुए धन से अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना तैयार की और अपने ही चाचा यानी जलालुद्दीन को मारने की योजना बनाई। इसके तहत उसने जलालुद्दीन को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित किया। जलालुद्दीन इस बात से बेखबर थे कि उनका वहां कत्ल होने वाला था। उन्हें अपने भतीजे पर पूरा भरोसा था और यही भरोसा बन गया उनकी मौत की वजह। जैसे ही जलालुद्दीन दावत में पहुंचे तो अलाउद्दीन के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उनकी हत्या की। एक ही झटके में दिल्ली का तख्त पलट गया। अलाउद्दीन ने खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी मतदान से, सिर्फ धोखे से। दिल्ली का सुल्तान होने के बाद अलाउद्दीन ने सत्ता की एक नई परिभाषा लिखी जिसमें था डर और लोभ। और जानता था कि सत्ता को सिर्फ हासिल करना ही काफी नहीं बल्कि उसे अच्छे से संभालना भी पड़ता है। उसने एक ऐसा शासन बनाया जो लालच, भय और नियंत्रण के 3 स्तंभों पर टिका हो। उसने व्यापारियों पर कठोर नियम लगाए, जासूसों का जाल हर तरफ बिछाया गया, सेना को वेतन नियमित रूप से देना शुरू किया जिससे उनका जोश बना रहे। पर इससे भी ज्यादा अहम था उसका दृष्टिकोण। वो सिर्फ शासन नहीं चाहता था, वो चाहता था इतिहास के हर पन्नों में उसका नाम हो। यही भूख उसे दिल्ली से कई दूर ले गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अब उसको छोटी लगने लगी थी। मालवा, भिलसा, देवगिरी ऐसे करके अलाउद्दीन ने एक के बाद एक राज्य अपने कब्जे में लिए। इसी दौरान उसकी नजर पड़ी पश्चिम में। पश्चिम में खड़ा था एक राजपूत का किला, अभेद, अपराजय और आत्मसम्मान से भरा। राजस्थान की रेतीली हवाओं में उड़ता हुआ एक नाम, चित्तौड़गढ़ किला। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक किला नहीं था बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा और सबसे बढ़कर राजपूती गौरव का प्रतीक था। 13वीं सदी का चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर राज्य था जिसकी हर दीवार पर वीरता की गाथाएं लिखी थी, जहाँ तलवारें सिर्फ अस्त्र नहीं बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए उठाई जाती थी। राजपूतों के लिए युद्ध केवल जीतना नहीं था बल्कि एक सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व था, और उसी आत्मसम्मान की मिसाल था ये चित्तौड़गढ़, जहाँ शासन करते थे राणा रतन सिंह, गहलोत वंश के उत्तराधिकारी, न्यायप्रिय, वीर और अपनी प्रजा के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार। उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा हो लेकिन उनका नाम आज भी इतिहास में अमर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जंग
सरहदें बढ़ाने के लिए थी या किसी राजा की रानी को पाने के लिए? सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता में लिखा गया है कि अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। इतिहासकारों के मन में काफी मतभेद रहे हैं रानी पद्मावती को लेकर। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं किया, बल्कि उसके पीछे था एक और कारण, रानी पद्मावती की सुंदरता। लेकिन इस कहानी के कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो सके ये युद्ध सिर्फ रानी पद्मावती के लिए किया गया था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़ खिलजी के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक योजना थी, क्योंकि वो किला व्यापार, युद्ध और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। पर इतिहास की यही रहस्यमय बात है, जहां दस्तावेज चुप हो जाते हैं वहां कहानियां बोल उठती है। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कविता में पहली बार पद्मावती का जिक्र किया था। इसमें बताया गया कि पद्मावती सिंहल यानी अभी के श्रीलंका की राजकुमारी थी, जहाँ राणा रतन सिंह ने पद्मावती को देखा, प्रेम विवाह किया। पद्मावती एक अद्भुत, सुंदर, बुद्धिमान और निडर महिला थी। इतिहासकार मानते हैं पद्मावती कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि राजपूती स्त्री के सम्मान, बलिदान और नारी शक्ति का सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। राणा रतन सिंह पद्मावती के सौंदर्य और गुणों से जानकार थे। उनका ये रिश्ता नारी सम्मान पर आधारित था। उन्होंने चित्तौड़ पर आने वाले हर दूत और यात्रियों को बताया, ये किला सिर्फ मेरा घर नहीं, ये मेरी आत्मा है और रानी पद्मावती मेरी शक्ति। ऐसे में सोचिए, जब एक बादशाह किसी दूसरे राजा की रानी पर नजर डालता है तो ये सिर्फ स्त्री का अधिकार की बात नहीं होती, ये पूरे राज्य के आत्मसम्मान पर हमला होता है। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह युद्ध के साथ साथ विद्वान, संगीत प्रेमी और नीति से भरे शासक थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में कई कवि और कलाकार थे। एक ऐसा ही कलाकार था राघव चेतन, जिसकी कहानी आगे चलकर पूरी घटना की चिंगारी बनी। एक दिन दरबार के कलाकार राघव चेतन, जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते थे, वो राजा की नजर में गिर गए। उन पर आरोप लगाया गया कि वो अशुभ अनुष्ठान में लीन थे। इसके कारण उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया। अपमानित होकर राघव चेतन दिल्ली पहुंचे, जहां वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जा बैठे। दिल्ली के तख्त पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी केवल एक योद्धा नहीं, वो एक चतुर, अवसरवादी और महत्वाकांक्षी बादशाह था। वहां राघव चेतन ने एक बात कही, सुल्तान, अगर आपने अब तक हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत चीज नहीं देखी तो आपको चित्तौड़ की रानी पद्मावती को देखना चाहिए। अलाउद्दीन ने राघव चेतन की बातों पर भरोसा किया। चित्तौड़ की रानी को देखने की लालसा और उस सौंदर्य को हासिल करने की हवस अब उसकी जिद बन चुकी थी। अब वो चित्तौड़ को सिर्फ एक किला नहीं समझता था, अब वो उसे एक ट्रॉफी की तरह देख रहा था, जिसे वो हासिल करना चाहता था। सुल्तान ने फैसला किया, मैं पद्मावती को देखना चाहता हूँ। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं चित्तौड़ को राख कर दूंगा। और यही से शुरू होती है चित्तौड़ की घेराबंदी। लेकिन खिलजी जानता था चित्तौड़ को सिर्फ सेना से नहीं जीता जा सकता, उसे तोड़ना होगा, भीतर से, चालाकी से और धोखे से। यहाँ वो चित्तौड़ को हराने की तैयारी में जुट गया। वही दूसरी तरफ चित्तौड़ की हवा में बेचैनी फैलने लगी। खुफिया लोगों से संदेश आया कि दिल्ली से एक विशाल सेना चित्तौड़ के लिए रवाना हुई है, जिसमें हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप और तलवारों की चमक। चित्तौड़ तक पहुंचना ये महज एक कूच नहीं थी, बल्कि राजपूत के स्वाभिमान को रौंदने की साजिश थी। खिलजी ने किले के बाहर अपना डेरा डाला और राणा रतन सिंह को संदेश भिजवाया, मैं चित्तौड़ से युद्ध नहीं चाहता, मैं बस राणा रतन सिंह से मिलना चाहता हूँ और अगर हो सके तो रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता हूँ। ये संदेश सुनकर चित्तौड़ के दरबार में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये कोई आम प्रस्ताव नहीं था, बल्कि मर्यादा की सीमाओं को लांघने का प्रयास था। दरबार में चर्चा होने लगी और अंत में ये तय किया गया कि रानी को सामने नहीं लाया जाएगा, पर एक आईने की मदद से उसे एक झलक मिल सकती है, वो भी महल के एक विशेष कक्ष से और बहुत दूर से। खिलजी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद खिलजी चित्तौड़ में दाखिल हो गया। जैसे ही खिलजी ने आईने में रानी की झलक देखी, उसकी इच्छाएं अब और बढ़ने लगी। अब उसे रानी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। इसके बाद खिलजी ने कहा, राणा साहब, अब आप मेरी मेहमान नवाजी का आनंद ले और मेरे घर में पधारे। इतिहास कहता है, राजपूत जब किसी के दरबार में आमंत्रित होते हैं तो उसे अपना सम्मान समझते हैं। खिलजी के कहने के अनुसार राणा रतन सिंह उसके छावनी में चले गए, लेकिन वहां उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया और अपने संग दिल्ली ले गए। चित्तौड़ के राजा का अपहरण से कोहराम मच गया। ये सिर्फ एक राजा की गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरे चित्तौड़ की गरिमा पर सबसे बड़ा धोखा था। खिलजी ने रानी पद्मावती
पद्मावती के सामने दो विकल्प रखे, या तो रानी पद्मावती खिलजी के सामने आत्मसमर्पण करे या फिर चित्तौड़ को युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पर इतिहास गवाह है, चित्तौड़ की रानिया ने कभी झुकना नहीं सीखा। फिर रानी पद्मावती ने एक योजना बनाई, अपने 100 सिपाहियों के साथ वो दिल्ली में खिलजी से मिलने पहुंची और बड़ी चतुराई से अपने पति को आजाद करवाया। इस बात से खिलजी बौखला गया। अब उसके लिए ये इज्जत और इरादे की लड़ाई बन चुकी थी और इसी के साथ चित्तौड़ के जमीन पर अब युद्ध के नगाड़े बज उठे। ये अब युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान और वासना की लड़ाई थी। साल 1303 की सुबह चित्तौड़ का आकाश धुएं से ढका हुआ था। हवा में तलवारों की झंकार और नारों की गूंज थी। राणा रतन सिंह अपनी मुक्ति के बाद अब केवल राजा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अंतिम दीवार बन चुके थे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, अब कोई सुलह नहीं, कोई वार्ता नहीं, अब केवल युद्ध होगा और वो भी अंतिम युद्ध। राजपूत योद्धा अपनी अपनी तलवारों को अंतिम बार प्रणाम कर रहे थे। कवच पहना जा रहा था। हर पुरुष ने अपने मस्तक पर केसरिया बांधा और हर योद्धा अपने प्राणों को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने को तैयार था। किले के भीतर और एक दृश्य दिखाई दे रहा था जहां बहादुरी की सबसे भीषण और करुण परंपरा निभाई जा रही थी। जौहर रानी पद्मावती जो अब रानी थी, अब वो एक जीवित अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अन्य रानियों, राजकुमारियों और कुलवधुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आज हम अपने शरीर की आहुति देंगे ताकि खिलजी जैसे राजा हमारे आत्मसम्मान को छू भी ना सके। चित्तौड़ का जौहर कुंड आग से जल उठ गया। हजारों महिला श्रृंगार से सजी थी परंतु मृत्यु को गले लगाने की तैयारी में थी। अग्नि की लपटें उठती गई और एक एक करके हर महिला उस अग्नि में प्रवेश करती गई। ये केवल आत्मदान नहीं था, ये खिलजी की हार की सबसे ज्वलन घोषणा थी। हम जल सकते हैं पर झुकेंगे नहीं। दूसरी ओर किले के द्वार खुलते हैं और केसरिया साफा पहने योद्धा खिलजी की सेना की ओर कूच करते हैं। अब किसी को जीवित लौटना मुमकिन नहीं था। हर वार, हर तीर, हर गदा अब धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए चल रही थी। खिलजी की सेना अधिक संख्या में थी लेकिन चित्तौड़ के योद्धाओं में जो जुनून था वो खिलजियों के किसी योद्धा में नहीं था। राजपूतों ने सभी हाथियों को जमीन पर गिराया, सैकड़ों सैनिक को मार गिराया, पर एक एक करके राजपूत योद्धा भी गिरते चले गए। आखिरी सांस तक युद्ध चला और जब अंतिम तलवार भी गिर पड़ी तब चित्तौड़ के द्वार भी टूट गए और अंत में खिलजी अब चित्तौड़ में प्रवेश करता गया। लेकिन जीत का कोई उत्सव नहीं था। रानी पद्मावती अब नहीं थी। राणा रतन सिंह शहीद हो गए थे और किला ध्वस्त था पर आत्मा अमर थी। अलाउद्दीन सब कुछ चाहता था, पद्मावती, सम्मान, विजय की शोभा, पर उसे मिला सिर्फ शवों से भरा महल। इतिहासकार कहते हैं अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को नहीं जीता बल्कि चित्तौड़ ने खुद को उससे छीन लिया। आज भी चित्तौड़ के किले की दीवारें हर आने वाले शख्स से एक ही सवाल पूछती है, क्या जीत वही होती है जो तलवार से मिले? क्या वो होती है जो आत्मा को झुका ना सके? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी कहानी में।